उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में जो खेला होना था वो हो चुका है, पर पर्दे के पीछे क्या कुछ डील हुई, दिल्ली का कितना रोल था, दिल्ली से क्या कुछ तय हुआ और लखनऊ में जो क्रेडिट लेने की होड़ मची है उसके पीछे की क्या कहानी है, आज आपको ये बताएंगे। इसके अलावा समझेंगे कि जो टूट हुई है समाजवादी पार्टी में उसमें अखिलेश यादव कहाँ चूक गए, क्या सबक है उनके लिए और क्या वो आगे भविष्य में करने वाले हैं। इसके साथ ही ये जानेंगे कि जिस रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस अपने आप को आश्वस्त मान रही थी कि समाजवादी पार्टी साथ आ गई है, ऐसे में स्थितियां बेहतर होंगी उनके लिए और वहीं से दो मजबूत विधायक टूटकर राज्यसभा चुनाव के जरिए भाजपा के खेमे में चले गए हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा इन दो प्रमुख सीटों पर जहां उनकी इज्जत फंसी रहती है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उससे पहले भाजपा और अब फिर भाजपा के साथ हैं, मंत्री पद की तलाश में हैं और उसके लिए उनको साबित करना था कि जो उनके सभी साथी हैं वो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट डाले, मगर वो गच्चा खा गए, एक वोट गड़बड़ कर गया। तो इस पूरी जो घटनाक्रम रहा उसकी पूरी कहानी क्या है ये आज डिटेल में जानेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी के साथ, जो कल लगभग सभी नेताओं से मुझे लगता है पंकज जी आप मिल आए हैं, मनोज पांडे से मिलाए हैं, ओम प्रकाश राजभर से मिलाए हैं। तो आज हम लोगों को कुछ अंदर की कहानियां पता चलेगी, कल थोड़ा थोड़ा पता चल पा रहा था और कल आपने हमारे दर्शकों से और मुझसे प्रॉमिस किया था कि कल आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं आज थोड़ा हम लोग को मजेदार अंदर की बातें पता चलेंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन हालांकि कुछ बातें जो है वो पर्दे में ही रहे तो बेहतर है इसमें। तो इस आधार पर कमोबेश सभी नेताओं से एक विधायक को अगर छोड़ दें जिन्होंने पाला बदला है, समाजवादी पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा होती थी और बीजेपी की तरफ हो गए, उन सबसे हमने बातचीत की। एक बड़ा दिलचस्प मामला रहा कल वाले राज्यसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने, जो आपका बैलेट पेपर पर जो आप अपना मतदान करते हैं उसमें उन्होंने पीपी लिख दिया कोने में। पीपी जी। और पीपी, और इस पीपी से क्या हुआ ना, वोट अवैध हो गया। अब ये पता नहीं चल पा रहा है, ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी के एक विधायक थे, क्योंकि जो वोटों का हिसाब किताब था वो समाजवादी पार्टी का ही गड़बड़ हुआ जी। अगर आप देखिए कि जया बच्चन को 40 से 41 हो गया, उनको एक विधायक मिल गया, 40 उनका कोटा फिक्स था जी। और यहां पर जो है मामला समाजवादी पार्टी का, वो एक वोट इनवैलिड हो गया जो खाते में था किसके, तो वो था आपको रामजी लाल सुमन का। आप जानिए कि ओम प्रकाश राजभर के एक विधायक ने कर दिया वोट, तो 40 से 41 हो गया था जया बच्चन का। अब ये पीपी वाले का पता नहीं चल रहा। पीपी मतलब किसने लिखा ये पता नहीं चल रहा है। ना ना ना, वोट किसका था ये भी नहीं पता चल पा रहा। पीपी का मतलब क्या है? अब पीपी का मतलब तो ऐसे सरसरी तौर पर देखें तो इन दिनों जो समाजवादी पार्टी कैंप में लेकर जिसके नाम की बड़ी चर्चा, वो पीपी मतलब पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल आई थी और उन्होंने वोट किया और रामली लाल सुमन के जो पोलिंग एजेंट थे संग्राम यादव, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, उनको दिखाकर वोट किया। तो वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसका मतलब है कोई ऐसा है जो पल्लवी पटेल को फंसाना भी चाहता है। और उसी पीपी के बारे में अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि भाई ये पीपी वाले विधायक का कुछ पता चला? तो अखिलेश यादव ने कहा ये पीपी का मतलब तो पार्शियल पेमेंट है, फुल पेमेंट होना चाहिए था, तब वो एफपी लिख दी। तो ये मामला बड़ा आजकल बहुत चर्चा में, पीपी वाले विधायक जी कौन है, बहुत लोग बहुत मजेदार जवाब था, पार्शियल पेमेंट। जी 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 बिल्कुल, फुल टाइम पेमेंट, फुल पेमेंट वाले। हाँ जी जी जी। अब देखिए समाजवादी पार्टी के कुल 9 विधायक हैं जिन्होंने अपनी निष्ठा बदली है। 7 ने क्लियर कट क्रॉस वोटिंग किया। गायत्री प्रजापति जो अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री में थे, खनन मंत्री थे, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अमेठी इलाके से चुनकर आते हैं वो। उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति अब विधायक हैं, लंबे अरसे से गायत्री जेल में जी। उन्होंने वोट नहीं किया। और एक ये पीपी वाला मामला हो गया, तो पीपी वाला का भगवान जाने पीपी है कौन। गायत्री प्रजापति का बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जी। अब नाम नहीं लूंगा, नाम ना लेना ही बेहतर है। एक केंद्रीय मंत्री के जरिए वो संपर्क में आई, क्योंकि बड़ा खतरा था ना, गायत्री प्रजापति की पत्नी है और नाम से जैसे मधु कोड़ा की पत्नी को लेकर विवाद है। बीजेपी के लोग भी बहुत खुश नहीं है इस बात से कि कांग्रेस में सांसद है उनको बीजेपी में ले लिया गया है। वो जो एक आरोप विपक्ष का रहता है कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी का। तो गायत्री प्रजापति केंद्रीय मंत्री के संपर्क में आई। केंद्रीय मंत्री ने पार्टी के एक राष्ट्रीय महामंत्री से बात की, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री ने अपने से भी एक बड़े और ताकतवर नेता से बात की। उसके बाद गायत्री प्रजापति को दिल्ली भेजा गया। उनकी मुलाकात बीजेपी के एक राष्ट्रीय महासचिव से हुई।
ये वो राष्ट्रीय महासचिव हैं जो यूपी में बड़े लंबे अरसे तक रहे हैं, बहुत भौकाल है, और आज भी उनको यूपी के चप्पा चप्पा पता है, यूपी के हर एक नेता की कुंजी और खाता बही कुंडली सब पता है। बस लोगों ने फिर गेस कर उन्होंने लिया है। ये, हाँ गेस कर लिया होगा, मैं जानता हूं, मोटे तौर पर नाम ना कहना, बिना बताए बहुत कुछ कहा जा सकता है। जी। फिर ये पता हुआ कि भाई क्या किया जाए, अब कोर्ट कचहरी में मुकदमा है। अब जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में सरकार के मंशा के अनुरूप कई बार मुकदमे तेजी से चलते हैं और कई बार मुकदमे धीरे चलते हैं। बिल्कुल। फिर ये हुआ कि वो जेल में है। आप याद करिए अमरमणि त्रिपाठी कितने लंबे साल तक वो अस्पताल में ही रहे, जेल में कम ही रहे। तो भाई अस्पताल में चला जाता है कोई तो उसको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। जेल की चारदीवारी अलग होती है, अस्पताल की चारदीवारी का मामला अलग होता है, तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। तो उनकी बात हो गई है, गायत्री जी वोट डालने नहीं आई। तो वो कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी वाली कहानी है, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, तो गायत्री प्रजापति का मामला निपट गया। अब मनोज पांडे वाली कहानी जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रही। एक मनोज पांडे की और एक अभय सिंह की। भाई अभय सिंह का जो मामला है वो मोटे तौर पर देखा जाए तो बाहुबली का है, और उन पर कई तरह के मुकदमे भी हैं। एक उनका ऑडियो बड़ा वायरल हुआ था मुख्तार अंसारी के साथ का। मुख्तार अंसारी और अतीक जैसे माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है वो सबको पता है, और ये चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा है। उनकी छवि भी रही है योगी जी ने इस तरीके से अपनी बनाई है। अब इस मामले का निपटारा कैसे किया जाए? बीजेपी के बड़े बड़े लोग हाथ डालना नहीं चाह रहे थे, और राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब दो जिस्म एक जान जैसी बात कही जाती है। एक ही साथी, एक ही गाड़ी में आना, एक ही गाड़ी में जाना, मतलब कई बार तो ऐसे भी होते हैं, सौरभ बाबू आपको बताएं कि एक ही तरह की सदरी भी पहनते हुए मिलते हैं। कल हालांकि जब वो कल साथ पहुंचे थे, लेकिन जब वोट डालने गए तो सदरी का रंग अलग था। पर कई बार मैंने इनको ढाबे पे देखा, खाना भी जो है वो एक ही तरीके का खाते हैं। मतलब ऐसी दोस्ती है इन दोनों की, राकेश की और अभय की। अब अभय का मामला क्या किया जाए? अभय और धनंजय सिंह का बड़ा 36 का रिश्ता है, जो जौनपुर के सांसद रहे, और धनंजय सिंह की भी बीजेपी में पकड़ ठीक ठाक है, भले उनको टिकट मिले ना मिले। दूसरी बात ये, अभय सिंह जिसको हरा के आए हैं खब्बू तिवारी, जो गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र है अंबेडकर नगर का, जो आता हिस्सा अयोध्या अंबेडकर नगर के बॉर्डर पे, ये खब्बू तिवारी के भी पार्टी के एक बड़े ताकतवर नेता से जो दिल्ली चले गए हैं, उनसे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और खब्बू तिवारी पर उनका बड़ा आशीर्वाद भी रहा है। तो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था कि क्या किया जाए। दिनेश प्रताप सिंह यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, वो भी लगे। मंकेश्वर शरण सिंह जो राजा भैया की करीबी भी हैं, वो भी राज्य मंत्री हैं, वो भी लगे। लेकिन बात टस से मस हो नहीं रहा था, रास्ता तो दिख रहा था, रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे थे। फिर यहां भी एंट्री ली केंद्रीय मंत्री ने। अच्छा। और केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद यहां बात बनी और अभय सिंह को वरदान मिला। और फिर एक बात और कॉमन बताऊंगा आपको, बड़ा मजेदार है कि पार्टी के एक बड़े ताकतवर नेता की जब भी लोगों से बात कराई गई, ऐसे विधायकों से, और फिर उन्होंने कहा मुझे ये कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। सबका मामला ये था कि भाई विधानसभा का टिकट मिल जाए, 2027 में चुनाव है, अभी ही कहते, पता नहीं कल को क्या हो जाए। भाई वो किसी बीजेपी के नेता को हरा के विधायक बने हैं, वहां कहीं मामला गड़बड़ हो जाए, कल को नेता उस पद से हट जाए, तो क्या किया जाए? ऐसे व्यक्ति से कमिटमेंट लिया गया, जो वो कह देते हैं तो वही होता है। बिल्कुल। तो ऐसे व्यक्ति से कमिटमेंट लिया गया। मुझे लगता है सबकी बात बारी बारी से कराई गई, ऐसे व्यक्ति जो आप बता रहे हैं उनसे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल मैं वो कह रहा था। तो इस तरीके से अभय सिंह का मामला भी निपटा। राकेश प्रताप तो उनके स्मृति ईरानी से वैसे भी अच्छे संबंध है, योगी आदित्यनाथ के बारे में भी कहा जाता है कि वो उनको बहुत मानते हैं। तो राकेश प्रताप तो वैसे भी खुलकर सामने रहे। उनका सिर्फ तन जो है ना वो समाजवादी पार्टी में था, मन यहां था। पूजा पाल का जो मामला है, पूजा के एक बड़े करीबी व्यक्ति हैं ब्रजेश वर्मा, और ये मल्लावा के हैं। पूजा पाल तो खुद प्रयागराज की हैं, वो मल्लावा के हैं। मल्लावा से मल्लावा किसका घर है पता है आपको? मूल पुश्तैनी घर, ये है यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। अभी पूजा पाल पे एक दूसरे बीजेपी के ही योगी सरकार के मंत्री और ताकतवर मंत्री हैं, वो उन पर डोरे डाल रहे थे कि हम उनको ले आए तो हमारा नंबर बढ़ जाए। तब तक पाठक जी की एंट्री हो गई। पाठक जी ने ब्रजेश वर्मा के थ्रू पूजा पाल से बात की। पूजा पाल की बात भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री जो है धर्मपाल, फिर यहां से बात दिल्ली गई। दिल्ली में पहले एक दरबार में बात गई, फिर वहां से दूसरे दरबार में बात गई, और पूजा पाल की एंट्री हो गई।
और आप जानते हैं कि जो विनोद चतुर्वेदी है, उनका भी ऐसा ही मामला हुआ। आशुतोष मौर्य के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पिता बोधलाल मौर्य यूपी सरकार के एक मंत्री के लगातार संपर्क में रहे हैं और इस तरह से उनको भी कहा गया। लेकिन मैं जो एक बात कह रहा था ना कि सभी नेताओं को दिल्ली दरबार से एक संदेश जो जरूर दिया गया, वो था कि आपको राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। अब ये एक सेंटेंस सबको कहा गया, 9 लोगों को, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा। अब इसमें आप गागर में सागर समझिए, इसमें या तो विधायक भी होंगे, उनको मंत्री भी मिल सकता है, उनको लोकसभा की सीट भी मिल सकती है, उसमें XY कैटेगरी की सिक्योरिटी भी है, उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा होगा उस मुकदमे की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, कार्रवाई थोड़ी कम हो सकती है, बुलडोजर शायद पार्किंग स्लॉट में ही रहे। ये सारी चीजें उसी राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में समझिए। और इस तरीके से ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ अखिलेश यादव के कैंप में, वो इसी तरीके से हुआ है। बिल्कुल, मतलब सबके लिए कोई ना कोई पैकेज था, सबके अपने कद के अनुसार सबके लिए। वो जो आज अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि अब देखते हैं पैकेज में जो मिला है वो वादे के हिसाब से मिलता है कि नहीं मिलता है और कब मिलता है। तो अब वो तो अपना लुटा चुके हैं अखिलेश यादव। अब उनकी दिलचस्पी ये है कि उधर कोई टूटता है तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। आप मनोज पांडे से मिल के आए, उनसे क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? पांडे जी बहुत घुटे हुए नेता हैं, इतनी जल्दी नहीं फिसलते हैं। अभी वो एक बात मानिए कि अखिलेश यादव ने हमसे कहा कि 24 घंटे पहले तक चीफ विप मुख्य सचेतक रहते हुए अखिलेश यादव के संपर्क में थे, बातचीत कर रहे थे पार्टी के दूसरे नेताओं से, मतलब भनक तक नहीं लगने दी उन्होंने। चर्चा जरूर थी, चर्चा और भी लोगों की है, जो कई सारे नाम गलत भी हुए, आप जानते हैं हंडिया वाले विधायक की भी, ऐसे बहुत सारे नाम थे। एक वो मेहनगर की पूजा है जो सुरक्षित सीट से आजमगढ़ से चुनी हुई है, पूजा पाल के बदले उनके नाम की चर्चा हो गई। एक पंकज पटेल है जौनपुर से, जिनके पिता डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज है तो पंकज पटेल भी आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसे ही चर्चा मनोज पांडे को लेकर थी। मनोज पांडे यहां बात कर रहे थे, पहुंच गए थे दिल्ली। तो मनोज पांडे के मामले में यहां एक पैरेलल लाइन खुला हुआ था ना। यहाँ उनके रायबरेली जिले के दिनेश प्रताप सिंह थे, न पड़ोस के मंकेश्वर शरण सिंह थे, न ब्रजेश पाठक थे। पैरेलल लाइन खुला हुआ था। पैरेलल लाइन के नाम का जिक्र करना उचित नहीं होगा। हमारा बहुत मजबूत सूत्र जो कहते हैं ना, सूत्र तोड़े तो फिर गांठ पड़ जाएगी। तो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उनकी मुलाकात हो गई एक पावर सेंटर से। पावर सेंटर ने दूसरे से बात करा दी, बातचीत हो गई है। अब उसमें वो देखते हैं कि होता क्या है। उसमें लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन जब तक हो ना जाए बीजेपी में क्या कहा जाए। लेकिन उनको ठीक ठाक मिला है जो भी मिला है। जी, संतुष्ट हैं। संतुष्ट है, बहुत मुस्कुराते हुए। आप ही की तरह टोपी पहनते हैं हिमाचल वाले को पांडे जी, चंदन टीका लगा के। पंकज जी, ये बताइए, जिस तरीके से आपने पूरा बताया सभी विधायकों के बारे में जो समाजवादी पार्टी से टूट के आए हैं और कल भाजपा के पक्ष में वोटिंग की है, संजय सेठ जीत गए हैं, तो ज़्यादातर आपने बताया जो डील हुई है समझ में आ रहा है दिल्ली से ही हुई है। आला कमान की तरफ से ही निर्देश, बातचीत और फाइनल आश्वासन दिया गया है, तब ये विधायक माने। तो जो लोकल लेवल पर चल रहा था क्रेडिट लेने का होड़, वो कितना सही है? नहीं, लोकल लेवल पर भी था ना। कहा ना कि मंत्री पहले कहीं मुलाकात हुई, फिर उन्होंने फोन पर दूसरे से बात कराई, और एक ऑप्टिक्स होता है। आपने इनकी किसी भी दिल्ली के नेता के साथ तस्वीर नहीं देखी। आपने देखा ना कि ओम प्रकाश राजभर अपने विधायकों की टीम के साथ योगी जी के साथ खड़े हैं। आपने संजय निषाद की पार्टी के सभी विधायकों को देखा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। भूपेंद्र चौधरी मिल रहे हैं, जेपीएस राठौर मंत्री मिल रहे हैं, दयाशंकर सिंह मिल रहे हैं। दयाशंकर सिंह भी अयोध्या चले गए थे भाई इनसे मिलने के लिए। क्या नाम है इनका, अभय सिंह से। उन्होंने जब घर से निकले दयाशंकर अयोध्या के लिए, तो कहा मैं किसी फलाने की शादी में जा रहा हूं। उसकी शादी भी हो गई, वो जहां पहुंचे भी नहीं, वो पहुंचे कहीं और, अयोध्या में किसी और से मिले। ऐसे भी कहा, मुझे भी कुछ लोगों ने ऐसे ही कहा कि मैं जा रहा हूं वहां, पता लगा कि किसी सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में ये किसी और से मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे चेहरे हैं, नाम है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मैंने ब्रजेश पाठक को देखा 1-2 गेस्ट हाउस में, इनमें से कुछ लोगों के साथ मिलते हुए, बात करते हुए। तो ये सब चल रहा था, पूरी टीम लगी हुई थी। लेकिन आप जानते हैं बीजेपी में फैसले कहां से होते हैं। अब मान लीजिए मुझे चुनाव लड़ना, ये कमिटमेंट कोई ब्रजेश पाठक या भूपेंद्र चौधरी या संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह नहीं देंगे। वो जहां से मिलना है वहां से उनको मिला। तो फाइनल कॉल वहीं का था। यहां से उनसे संपर्क जोड़े गया, रास्ता बनाया गया और मंजिल दिल्ली थी।
बिल्कुल। आपने ओम प्रकाश राजभर का जिक्र किया कि वो भी लगे हुए थे, मगर और उन्होंने परेड भी कराई थी बाकायदा अपने सभी विधायकों की योगी आदित्यनाथ के सामने, मगर वो चूक गए, उनका एक विधायक उनको धोखा दे गया। आपकी बातचीत हुई उनसे, क्या उन्होंने बताया, क्या सफाई दी? अरे आज तो ये पियरिया बाबा जो थे ना, आज उनके चेहरे का रंग ढंग थोड़ा बदला हुआ था। पार्टी ऑफिस से बड़ी लंबी मुलाकात हुई, लेकिन आज जिस फॉर्म में होते हैं ओम प्रकाश राजभर, हाँ। आमतौर पे जब हम उनसे मिलते हैं तो मैं भोजपुरी बोल लेता हूँ, जी। तो भोजपुरी में ही बातचीत होती है। उनको भी अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन बनाने के लिए हम भी वही करते हैं। जी। लेकिन उससे पहले एक बात का जिक्र करना जरूरी है, वो ये है कि कल जब राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए तो वहां विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के साथ आपने सभी सांसदों की और जो इस मैनेजमेंट में लगे थे उन सबकी तस्वीर देखी होगी। जी। उस वक्त सहयोगी दलों की तरफ से आशीष पटेल को आपने देखा होगा, हाँ। संजय निषाद को देखा होगा, पर शाम के वक्त नतीजे आने के बाद ओम प्रकाश राजभर उस तस्वीर में नहीं थे। वो बहुत परेशान थे। कल शाम 6 बजे मेरी उनसे बातचीत हुई, उनका ही फोन आया, मैंने किया उसके बाद जब इस तरह की खबर आ गई वोटिंग के बाद कि उनके एक विधायक ने कांड कर दिया है। और वैसे वैसे नहीं है, जगदीश नारायण राय एक पुराने नेता है, मायावती की सरकार में मंत्री है, मुझे याद है, जौनपुर से आते हैं वो। और उन्होंने ये कर दिया। जब ये खबर फैल गई तो वो कोप भवन में चले गए। हालांकि ओम प्रकाश राजभर की पॉलिटिक्स ऐसी नहीं है, जो भी है बेधड़क कहते हैं, बेझिझक कहते हैं और अपने मन की कहते हैं। आज जब हम गए तो बहुत दुखी थी। अब कोई भी जब हो जाता है कौन क्या कर लेगा, बोले जरा जाए के रलक से चल गए, अब भाई हम क्या करी। उन्होंने कहा कि हम तो सबको लेके गए थे। मैंने पूछा कि भाई योगी जी के यहाँ जब गए थे तो कुछ तो पूछा होगा। बोले देखिए ऐसा है कि हम वहां गए और हमसे उन्होंने पूछा, उनके सामने में एक विधायक ने कहा कि हम वोट करेंगे और उसके बावजूद भी कर दिया। अब वो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की जगदीश नारायण राय तो जौनपुर में अपनी गाड़ी पर भी समाजवादी पार्टी के झंडा का निशान वाली गाड़ी लेके घूमते हैं। तो मैंने कहा अगर आपको पता था तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं की महाराज। और दूसरी बात उन्होंने एक जो प्ली दिया कि ये वो नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हमारे सिंबल पे लड़े। मैंने कहा राजभर जी, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता तो आरएलडी के भी सिंबल पे लड़े, सबको पता है, ऐसे 3 नेता है, उन्होंने तो कोई कांड नहीं और किया। उसमें 2 मुस्लिम प्रत्याशी भी थे, 2 मुस्लिम थे, वैसी संभावना तो उधर दिख रही थी। मैंने कहा राजभर जी कुछ खेल तो किया होगा ना। तो उन्होंने, अब इसका जवाब उनके पास नहीं था कि भाई उधर के 3 के नहीं, आपका घर ही गड़बड़ है। अब अपना ही घर का बच्चा अगर खराब हो जाए, घर का आदमी खराब हो जाए तो क्या करेंगे। अब वो कह रहे हैं उनका जहां जाए के वजह जाए। लेकिन एक बात है, ऐसे वक्त में जब उनकी पीड़ा है, पीड़ा ये है कि महीनों गुजर गए, अभी तक लाल बत्ती वाली गाड़ी, हुटर वाली गाड़ी आई नहीं है, मंत्री वाली। और उस पर ये झटका, उस पर ये झटका, एक कॉन्फिडेंस आपका हिलता है। एक विधायक उनका अब्बास अंसारी जेल में था और इसने ये कांड कर दिया, इन्होंने जगदीश नारायण राय जी ने, उनका कॉन्फिडेंस लो है। लेकिन अब नेता होते हैं, नेता के बारे में अब जानते हैं क्या कहा जाता है, तो उनका फेस जो है बड़ा ब्रेव होता है। तो वो भी आज दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से दुखी थे। वो अंबेडकर नगर गए हैं अपने पार्टी के काम के लिए। बिल्कुल। अखिलेश यादव के लिए इस पूरा जो घटनाक्रम रहा उसमें आप क्या सबक देखते हैं, क्या उनकी अब भविष्य की रणनीति रहेगी? कि सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी चल रही है कि जो विधायक गए हैं उसमें सवर्ण ज़्यादा हैं, और पीडीए का जो नारा दिया है अखिलेश यादव ने, ये भी कहा जाता है कि जो सवर्ण विधायक गए हैं उनकी नाराज़गी इस नारे के प्रति थी, और अयोध्या मसले पर जब राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाने दिए गए, ये कुछ मसले बताए जा रहे। तो इस पूरे जो एपिसोड रहा है और जो पीडीए की राजनीति है और ये सवर्ण को लेकर कहा जा रहा है कि ज़्यादातर विधायक जो गए हैं वो सवर्ण है पीडीए के फॉर्मूले से नाराजगी की वजह से, इसको पूरा कैसे देखते हैं आप? ये माया मिलीनाराम, स्वामी प्रसाद मौर्य पीडीए करते थे, सनातन धर्म के बारे में विवादित बयान देते थे। मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह दोनों खड़े हो जाते थे, छाती कूट कर हाहाकार मचाते थे, कहते थे इनको पार्टी से बाहर करिए। अभी दोनों पार्टी से खुद ही दूसरी तरफ चले गए और स्वामी जी खुद ही अपना लोटा लेकर के बाहर निकल गए। वो तो एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे दिए, तो दोनों चले गए। मैं मानता हूं, थोड़ा सा कहने में खराब लग रहा है, बात 16 आने सच है, कि अखिलेश यादव को फिर से रिविजिट करनी चाहिए अपनी टीम पर, जो उनके लिए एडवाइज करते हैं, उनके लिए सलाह बनाते हैं, उनके लिए रोड मैप बनाते हैं। वो भाई देखिए पूरी टीम काम करती है, अकेले नेता काम नहीं करता है। आपके साथ जो लोग होते हैं, अगर किसी बॉस ने काम दे दिया उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। और ये जो विधायकों के नाम हैं, ये सारे नाम पब्लिक डोमेन में थे, कोई गुप्त वाली बात तो थी नहीं। और मैंने एक बार पहले भी आपसे चर्चा की थी, बहुत दुख होता है कि आपको ठेस लगने से बुद्धि बढ़नी चाहिए। गलती एक बार होती है, दोबारा थोड़ी होगी। दोबारा वाले को आप बेवकूफी कहते हैं भाई जी। आपने पिछले चुनाव में, राज्यसभा चुनाव में जो हुआ, राजा भैया उनके साथी ने जो किया वो पाला बदले। उसके बाद से आपको देखना चाहिए था कि आपकी रणनीति कहां गड़बड़ है। बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग की है,
कैसे उन्होंने पूरा वोट का हिसाब किताब किया। आप देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो अलॉट किए गए थे 8 सांसद, 8 जो उम्मीदवार थे, सबको उन्होंने 38 किया था, और संजय सेठ के लिए 21 किया था फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए, और सेकंड प्रेफरेंस के लिए 16 डाले थे उन्होंने। यानी उनको पता था मुझे किस पे कितने वोट मिलेंगे और संजय सेठ को कितने मिलेंगे, पूरी मार्किंग हो रखी थी। आपकी ऐसी तैयारी क्यों नहीं थी? और अगर ये चर्चा पब्लिक डोमेन में था, मीडिया को पता था, हमको पता था, आपको पता था, अखिलेश यादव को पता नहीं होगा? उनके जो अगल बगल लोग नेता बैठे रहते उनको नहीं पता था? प्रोफेसर रामगोपाल यादव 3 दिन से बैठे हुए थे यहाँ, जावेद अली खान जो उनके राज्यसभा के सांसद वो यहाँ बैठे हुए थे, राजेंद्र चौधरी, नरेश उत्तम पटेल, उदयवीर, सारे लोग यहाँ बैठे हुए थे, फिर भी ये हुआ। कोशिश तो की जाती ना। अब ये कहा जा रहा है जिनको जाना था चले गए हैं, और ये सब पीडीए के खिलाफ वाले हैं। कल तक तो आपकी परछाई हुआ करते थे, राकेश प्रताप के लिए आप साथ देते थे, मनोज पांडे आपके चीफ व्हिप होते थे, आज कैसे खराब हो गए? पूजा पाल आपके विधायक थे। ये बात अलग है कि निष्ठा बदल गई तो सब लोग ये बात कहते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अभी भी वक्त नहीं गया है, अगले महीने विधान परिषद के चुनाव होने हैं। मेरी जानकारी में 2 टिकट तय कर दिए गए हैं, अभी वहां भी देखना पड़ेगा। 2 बार गलती हो चुकी है, तीसरी बार गलती होती ना तो भूल चुक लेनी देनी नहीं होता है, फिर तो आगे का रास्ता बहुत डावाडोल हो जाता है, जब गाड़ी बचानी भी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए उनको रिविजिट करनी चाहिए, पूरी टीम को एक बार से देखना चाहिए कहां गलती हुई है। और अंत में देखिए, जब भी कोई जीत होती है ना तो सेहरा कैप्टन को मिलता है। जो अखिलेश यादव, अगर ये गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी अखिलेश यादव की भी बनती है उनकी टीम के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। 2 विधायकों का नाम लगातार हम ले रहे हैं, राकेश प्रताप सिंह जो कि अमेठी लोकसभा के अंतर्गत आता है उनका, और ये दूसरे मनोज पांडे। तो इन 2 के बारे में बड़ी चर्चा हो रही है और इसको सीधे लोकसभा से जोड़ दिया जा रहा है, रायबरेली लोकसभा से और अमेठी लोकसभा से, जिन 2 सीटों पर सबसे ज्यादा नजर रहती है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के बाद उम्मीदें थी कि ये 2 प्रत्याशी मजबूत वहां पर हैं और हमारा साथ देंगे और सीट जीतने में आसानी रहेगी, या कह सकते हैं कंपटीशन हमारे फेवर में रहेगा। मगर अब जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद तो कांग्रेस थोड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रही हो पंकज जी। बिल्कुल, कांग्रेस मतलब ये जो हुआ इससे चिंता सिर्फ समाजवादी कैंप की नहीं है, ये कांग्रेस कैंप की भी है। आप देखिए राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज, अमेठी लोकसभा में जो गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र है वहां से तीसरी बार के विधायक है, और एक तरफ वो बीजेपी से लड़ते थे और एक तरफ वो कांग्रेस से लड़ते थे, और बुरे हालात में भी समाजवादी पार्टी के विधायक चुनकर आए थे, पिछली बार भी विधायक चुनकर आए। मनोज पांडे का देखिए, मनोज पांडे ने बीजेपी का अमरपाल मौर्य को हराया, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को हराया। पहले मतलब पिछले चुनाव की नहीं बात कर रहा हूं, ऊंचा हार से वो लगातार विधायक चुने जाते रहे, विषम परिस्थितियों में भी और समाजवादी पार्टी के लहर में भी, और उनका अपना भी बेस वोट है वहां पर। बिल्कुल। और इन दोनों जगहों पर देखें, रायबरेली और अमेठी में, तो ये बात सही है कि अगर समाजवादी पार्टी समर्थन न दे तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी लगातार, चाहे सोनिया गांधी लड़ी हो या राहुल गांधी लड़े हो, हमेशा समर्थन देते रहे। अब इन दोनों के बीजेपी में चले जाने के बाद, एक तो पहले ही बहुत सारे नेता चले गए हैं, और इन दोनों के चले जाने के बाद कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कल को रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ती हैं और अमेठी से अगर राहुल गांधी लड़ते हैं, जैसा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चाहते हैं, तो उनको अगर पहले मान लीजिए कि 100% पूरी जान लगानी पड़ती तो उसमें अभी 50% और लगाना पड़ेगा। इन दोनों के संबंध, अच्छा ये दोनों वहां की रणनीति भी जानते हैं ना, समाजवादी पार्टी कैसे समर्थन करती है, बूथ मैनेजमेंट से लेकर कैसे। तो मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह के जाने के बाद कांग्रेस के लिए परेशानी की बात है, समाजवादी पार्टी के साथ साथ, कि कल को क्या होगा कांग्रेस के इस गढ़ में। इसको आप आसानी से, किसी ने कल सोचा था सौरभ जी कि अमेठी से राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हार जाएंगे, असंभव संभव कर दिया गया ना। रायबरेली से सोनिया जी नहीं लड़ रही हैं, अगर मान लीजिए गांधी नेहरू परिवार का आदमी नहीं लड़ा तो ये सब मिलकर तो निपटा ही देंगे, बीजेपी की जीत तो तय कर देंगे। तो कुल मिला के चुनौती बढ़ गई है रायबरेली और अमेठी में, और देखने वाला हो गई कांग्रेस इसका सामना कैसे करती है। अब अगले मुद्दे पर चलते हैं। एक ज्वाइनिंग हुई है आज, गुड्डू जमाली, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, खुद अखिलेश यादव साथ में थे। इसके क्या मायने निकले? आजमगढ़ के बड़े नेता हैं, क्या खुद आजमगढ़ से गुड्डू जमाली प्रत्याशी हो सकते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, या ये माना जाए कि उनके आने से और मजबूती हो गई समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव प्रत्याशी होंगे आजमगढ़ से? क्या सूचना आ रही है अब तक पंकज जी? थोड़ा सा पर्दे के पीछे की कहानी बताते हैं, वीडियो को, जो वीडियो में नहीं दिखा।
समाजवादी पार्टी ऑफिस के ऑडिटोरियम में आज सम्मान समारोह टाइप का लगा गया था कि जब शामिल हो रहे हैं गुड्डू जमाली उर्फ शाह आलम। पहले इनके बारे में जान लीजिए। पढ़े लिखे हैं, जामिया से पढ़े लिखे हैं, और आज जब वो स्पीच दे रहे थे तो इंग्लिश में भी बोल रहे थे 3-4 लाइन, और उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, किसी लोभ लालच में नहीं आया हूं। मैं पहले भी छोड़ के गया था, अब आया हूं तो कब्र में जाने के बाद ही मैं समाजवादी पार्टी से निकलूंगा। जैसे इमरान मसूद ना अभी जब कांग्रेस में शामिल हुए तो राहुल गांधी के सामने उन्होंने यही दिल्ली में कहा कि मैं कब्र में जाऊंगा तभी अब मेरा पार्टी से नाता टूटेगा। तो ऐसी ही बात वो कर रहे थे, और कम से कम 50 से 60 बुके लाए गए थे और सब लोग उनको दे रहे थे। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, आजमगढ़ के जितने भी विधायक, मतलब लग रहा था कि बहुत बड़ा कैच मिला है समाजवादी पार्टी को। जी मैं ये कह रहा हूं कि गुड्डू जमाली और शाह आलम बीएसपी में 13 साल तक रहे और पूर्वांचल बिल्डर के मालिक हैं, और लखनऊ से लेकर नोएडा तक आप इनके फ्लैटों को आपने देखा होगा। और ये AIMIM में भी रहे असदुद्दीन ओवैसी के साथ, बसपा में भी रहे, सपा में रहे। पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी आ गए थे, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिला, फिर वो चले गए थे। लेकिन इनका नाम तब सुर्खियों में आया, पहले भी बीएसपी से विधायक रहे, जब इन्होंने आजमगढ़ में कांड कर दिया। कांड ये कर दिया कि बीएसपी के हाथी पर सवार होकर ये लोकसभा चुनाव लड़ गए 2019 में, और फिर जिसे सेफेस्ट सीट माना जाता था आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी के लिहाज से, जहां से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों सांसद रहे, वहां अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को इन्होंने निपटा दिया। इनको 2,66,000 वोट मिला। दिनेश लाल यादव निरहुआ, जिनको आप जानते हैं बीजेपी के, वो 13,000 वोट से जीत गए, और अगर बीएसपी नहीं लड़ती तो शायद ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि शाह आलम और गुड्डू जमाली को जो लाया गया है आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी में, उसके पीछे की कहानी और भी है। उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको एमएलसी का भी टिकट दिया जा रहा है। ये बात उनको बता दी गई है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से ही हारे थे, MIM से चुनाव लड़ गए, तो अब वहां इस बात की गुंजाइश थी नहीं, तो ये हुआ कि इनको एमएलसी बना देते हैं। अब इनको एमएलसी बना देंगे तो आजमगढ़ सीट जो है वो सेफ हो जाएगी। यही नहीं, एक और नई जानकारी दे रहा हूं कि बलराम यादव मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में ये मंत्री रहे, इनके बेटे संग्राम यादव विधायक हैं, इनको भी एमएलसी बनाया जा रहा है, ये भी आजमगढ़ में है, ताकि इससे ऐसे संकेत मिल रहे कि गुड्डू जमाली और शाह आलम जो है वो खुद आजमगढ़ से नहीं चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ से अगर कोई चुनाव लड़ेगा, जैसे संकेत मिल रहे हैं, वो ये है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सारे कील कांटे वो निकाल लेना चाहते हैं, ताकि उनकी जीत की गारंटी में कोई कमी न रहे। वो चुनाव प्रचार भी कर लें, आजमगढ़ कम जाना पड़े, और उनकी चुनाव की जीत जो है वो सुनिश्चित हो। बिल्कुल, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं आजमगढ़ को लेकर के। अखिलेश यादव अगर वहां से लड़ते हैं तो वहाँ उनको ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और जो पूरे प्रदेश का प्रचार का जिम्मा रहेगा, और हो सकता है इंडिया गठबंधन में है तो प्रदेश के बाहर भी कहीं जाकर प्रचार करना पड़े, तो उस लिहाज से उनको मौका मिले, समय मिले, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जी राहुल गांधी के साथ वो 2 लड़के वाले यूपी के, अब तो लड़के वाली मजाक भी करते हैं केशव प्रसाद मौर्य कि कब तक लड़के रहेंगे। अखिलेश यादव को तो बेटे भी खुद जवान होने लगे हैं, तो अब काहे के किस बात के लड़के, वो दोनों मिलकर प्रचार तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा आज का और कल का लेखा जोखा हमने आपको बताया, जो राज्यसभा चुनाव में पूरा खेल हुआ, उसके पूरे पर्दे की कहानी, पीछे की कहानी पंकज जी ने आज आपको विस्तार से समझाई। पूरी बातचीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी आपके कुछ सुझाव हो, बातचीत कैसी होनी चाहिए और किन मुद्दों पर होनी चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका। एक बात और भी हम लोगों को बता देना चाहिए कि कल का दिन बड़ा अहम है। जो कहा गया कि 29 तारीख को बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक हुई, हारी हुई सीटों के कुछ नाम और कुछ बड़े नाम, हेवीवेट नाम आ सकते हैं, तो अगर कल आते हैं तो चर्चा फिर होगी, इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल, इस पर हमारी नजर रहेगी। बीजेपी की कल एक बड़ी बैठक है, हारी हुई सीटें, और कहा जा रहा है करीब 40 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 40 सीटों पर ऐलान हो सकता है प्रत्याशियों को जल्द। जो भी पंकज जी सूचना हमारे लिए लाएंगे अंदर खाने से, वो हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।